ओके, स्क्रीन शेयर कर दूं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बेसिस पर ही ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अ स्टेट of a system is given by साई। एक स्टेट दी हुई है आपको जो बहुत सारी स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लो फाइव वन का है, 1/3 पार्ट फाइव वन का है, 1/2 पार्ट फाइव टू का है, इसमें 1/2 पार्ट जो है फाइव टू का है, एंड 1/3 पार्ट फाइव थ्री का है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, आगे देखना। इट इज़ नॉर्मलाइज्ड और नॉट। सवाल ये है क्या ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। इट इज़ नॉर्मलाइज्ड। ओहो, स्क्रीन कहाँ चली गई, इंटरनेट गायब हो गया। वो लाइट आ रही है क्या, देखना। हेलो, अब आ रही है आवाज। इलेक्ट्रिसिटी इशू चल रहा है भाई। हेलो, चले स्क्रीन शेयर कर दूँ वापस से, बीच में लाइट चली गई थी आपकी। चलो, तो क्वेश्चन ये है कि एक स्टेट आपको दी हुई है और आपको पूछा गया है कि इट इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। इफ नॉट देन नॉर्मलाइज्ड इट। अगर ये नहीं है देन नॉर्मलाइज्ड इट। अगर नहीं है तो फिर इसको नॉर्मलाइज्ड करिए। दूसरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। The state of system is क्या हो रहा, क्या कह रहे हो धीरज। नहीं सर, कुछ नहीं सर। ओके, अ सर स्टेट ऑफ कुछ अ नहीं हुआ। सिस्टम इज, आप चाहो तो आगे गिवन बाय भी लिख सकते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इन स्टेट फाइव वन, इन स्टेट फाइव वन, फाइव टू एंड फाइव थ्री। तो तीनों में अलग अलग पाए जाने की प्रायिकता बताइए। बड़ा सिंपल सवाल है। देखो, हम लोगों ने कल एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखा था किसी भी स्टेट का, कि एक स्टेट जो होती है, एक क्वांटम स्टेट जो होती है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है।
तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर लिखा था। अब यहाँ पे 3 स्टेट है तो हम लोग 3 लिख देंगे यहाँ पे, देखिए दैट इज C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2 प्लस C3 फाई 3। तो यहाँ पे तुम अगर कंपेयर करोगे C1 C2 C3 क्या हो जाएंगे। सो गिवन दैट तुम्हें क्या गिवन है, साई इज इक्वल टू 1/3 फाई 1 प्लस 1/2। यहाँ पे एक लाइन लिख देना वी नो दैट a state of system, a state of system is linear combination। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गिवन है आपको। सो कंपेयर कर लो आप लोग, सो कंपेयर बोथ दीज। सो C1 इज इक्वल टू 1/3, C2 इज इक्वल टू 1/2 एंड C3 इज इक्वल टू 1/3। अब ये नॉर्मलाइज है या नहीं है उसको चेक करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको काम में लेनी पड़ती है। कल लिखवाई थी मैंने आपको यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसका मतलब ये होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, मतलब पहले स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और तीसरे स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो चेक करो ये 1 है कि नहीं है। तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं ये 1 आती है नहीं आती है। तो ये चलो एक बार इसको 1 मत लिखो, 1 शायद आए चाहे नहीं आए, पहले अपन चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करेंगे तो 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/9 कितना होता है ये। तो एलसीएम ले लो जो भी आपका है, तो ये आएगा 17/36। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, सो इट इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। सो इट इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। अब जब नॉर्मलाइज नहीं होती स्टेट तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक अननोन कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू फिर हम लोग को फाइंड आउट करनी पड़ती है। सो देन टू नॉर्मलाइज्ड इट, to normalized it multiply normalization coefficient। हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट, फिर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, किससे, साइन से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए 1/3 फाई 1 प्लस 1/2 फाई 2 प्लस 1/3 फाई 3। अब इसको हम अलग ये नॉर्मलाइज्ड है, ये क्या है, ये कहलाता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अभी नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट कहलाती है, ए का मल्टीप्लाई करती है। बट अब ये ए अननोन है तो इसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। सिंस इट इज़ नॉर्मलाइज्ड, अब हमने क्या बोल दिया, साइन नॉर्मलाइज्ड है। क्यों नॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि ए मल्टीप्लाई कर दिया। सो यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि हम ए का वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, करो कंडीशन। तो देखो फाई 1 का जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, फाई 2 का जो मल्टीपल है
उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और फाइव थ्री का जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और बराबर 1 करना पड़ेगा। अभी आपने सोल्व कर ही लिया ये ए स्क्वायर, और ये कितना सोल्व किया 1/9 1/4 1/3, तो ये 17/16 आपने इसको सोल्व कर लिया 36, है ना। इसको आगे सोल्व करो और ए का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 6/√17 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये है नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट, इसका मल्टीप्लाई एक वापस वैल्यू ए में पुट कर दो। सो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, तो एक का वैल्यू आप 2 से 1 में रख दो। देन नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज्ड स्टेट क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, सिंपली साइन इज इक्वल टू, पहले ए मल्टीप्लाई में था, तो ए मतलब कितना हो गया 6 अपॉन, और फिर 1/3 मल्टीप्लाई में था, तो ये हो जाएगा 5/1, फिर 6/√17, फिर 1/2 था 5/2, फिर 6/√17, फिर क्या था 1/3 था 5/3। अब इसमें कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व कर लो, ये 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2/√17 5/1, ये आएगा 3/√17 5/2, क्योंकि ये 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये भी हो जाएगा 2/√17 5/3। अब ये नॉर्मलाइज्ड हो चुका है, आप चाहो तो चेक कर लो। 2/17 मतलब कितना हो गया 4/17, 9/17 एंड 4/17, तो 4 9 4 17 हो गया, 17/17 1 हो गया, दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मलाइज्ड। तो ये फाइनली क्या हो गया, दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये पहली सवाल का आंसर हो चुका है। वापस देख लो एक बार कैसे किया मैंने सवाल। हमको एक वेव फंक्शन दिया हुआ था, हमें पहले ये चेक करना था क्या ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो नॉर्मलाइज चेक करने के लिए इसके सभी वेव फंक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर किया, और ये कंडीशन लगा के हमने चेक किया ये 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। नॉर्मलाइज करने का प्रोसेस क्या होता है कि वेव फंक्शन को हम एक अननोन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने कर दिया, जिसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट, ठीक है। फिर इस कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करते हैं, मतलब कि अब ये ए कोफिशिएंट हर वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, इसीलिए इसका C1 C2 C3 चेंज हो चुका है। तो अब नया वेव फंक्शन का C1 C2 C3 का स्क्वायर करिए और 1 करिए, तो इसको यूज़ करके सोल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर ए का वैल्यू ऊपर पुट कर दो क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो ये आपके सामने आ जाएगा, और चेक कर लो तो ये आ जाएगा। अब आगे देखो, अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी अलग अलग। क्या हुआ बेटा, सर आपने उतारा नहीं। अच्छा उतारा नहीं क्या, ओके ये लो। आप चाहो तो ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। सर नोट डाउन कर ले, हाँ बिल्कुल कर लो ना नोट डाउन, ये लो आराम से देख लो आराम से। लिख लिया, सर अब नीचे आ जाओ। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में φ1 में पाए जाने की प्रायिकता निकालनी है, फाइंडिंग द स्टेट इन द स्टेट φ1, एंड फिर आपको φ2 में पाए जाने की प्रायिकता निकालनी, दैट इज फाइंडिंग द स्टेट साइन इनटू φ2, फिर आपको φ3 में निकालनी है। तो कुछ नहीं करना होता, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, मतलब जो आपका φ1 का मल्टीपल है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, उसका स्क्वायर कर दो
फाई टू का मल्टीपल है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, उसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 1/1 ना। उतार लिया, चले आगे। नाउ Yes, sir. चलो गुड, अब स्टार्ट करें। सो नाउ फॉर फाइंडिंग द सिस्टम, नाउ फॉर finding the system in phi 1 कैसे करेंगे फाइंड, जैसे कल किया था। ऑपरेट, आज तो मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, बाकी तुम शॉर्ट में भी कर सकते हो इसको। ऑपरेट phi 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, कल भी यही किया था अपन ने। फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा phi 1 को हमने साइन पर ऑपरेट करवा दिया लेफ्ट साइड से। यहाँ पर कितना है 2/√17, फिर मैंने phi 1 को ऑपरेट करा दिया लेफ्ट साइड से 3/√17। ये एक बार डिटेल में कर लो, अगली बार से अपन इतना लंबा नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। phi 1 में पाए जाने की प्रायिकता निकालनी है ना, तो phi 1 का जो ये मल्टीपल है ना, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। वरना ये तरीका तो ये है, आपका क्या एमएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए आपको नंबर लाने हैं कॉपी भरने के, और कॉपी भरने के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपका 1 पेज 2 पेज भर जाएगा। तो यहाँ पर ये होगी नॉर्मलाइज, ये होगी ऑर्थोगोनल, ये भी हो गई ऑर्थोगोनल। लिखना हो डिटेल में तो नीचे लिख लो, ड्यू टू ऑर्थोगोनलिटी ये हो जाएगा 0। ड्यू टू ऑर्थोगोनल क्या होता है सर? क्या ऑर्थोगोनल मतलब होता है जब डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फंक्शन ब्रैकेट नोटेशन में होते हैं तो उसे ऑर्थोगोनल स्टेट कहते हैं। देखो, ड्यू टू ऑर्थोगोनैलिटी, ये देखो अगर दो, ये phi 1 है ये अलग प्रकार का फंक्शन है, ये phi 2 ये अलग प्रकार का फंक्शन है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका फिजिकल मीनिंग मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब आपको स्टार्टिंग में क्वांटम समझाई थी, कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप लोग कभी स्कूल में होते हो कभी घर में होते हो, आपके अलग अलग स्थान पे पाए जाने की प्रायिकता अलग अलग होती है, कभी कॉलेज में कभी मार्केट में, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक स्टेट शो कर रही है कि आप स्कूल में हो, और एक ये शो कर रहा है कि आप मार्केट में हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ये इम्पॉसिबल रिजल्ट है कि आप एक जगह तो कहीं और हो, एक जगह कहीं और हो। तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, मतलब आपके कहीं भी पाए जाने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। और एक होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, देखो ये भी ऑर्थोगोनल हो गया, और इसी प्रकार से phi 1 phi 3 भी ऑर्थोगोनल हो गया, बिकॉज ये भी डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन है। एक होता है नॉर्मलाइजेशन, इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर दोनों सेम स्टेट होती है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्यों? अगर आप स्कूल में हो फिर यहाँ भी स्कूल में हो, तो स्कूल में पाए जाने की प्रायिकता 100%, घर में हो तो घर में पाए जाने की 100%, मतलब सेम स्टेट अगर होती है तो 1 होता है उसका प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या उतना हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया psi 1 इज इक्वल टू केवल बचा 2/√17, ठीक है। तो ये तो हुआ एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और इसको आप सीधा ही देख सकते हो कि जो phi 1 का मल्टीपल होता है ना, वो एम्पलीट्यूड होता है, जो phi 2 का मल्टीपल है वो भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी, ये लाइन लिख दो पूरी, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द सिस्टम इन phi 1, लिख दो ये लाइन, प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द सिस्टम इन phi 1। हम इसी के साथ डील कर रहे हैं ना, क्योंकि तो phi 1 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P1 बोल देंगे इसको। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हो आप,
जो 5 1 का मल्टीपल है ना उसका स्क्वायर, मतलब C1 का स्क्वायर हो गया। वैसे C1 डैश बोल दो, क्योंकि आपने C1 ऊपर किसको बोला पता है? आपने C1 ऊपर बोला है, आपने C1 ऊपर बोला है 1/3 को, ठीक है ना। तो अपन ने अब इसको मॉडिफाइड कर दिया, नॉर्मलाइज्ड कर दिया, तो ये C1 डैश हो गया। तो C1 डैश 2/7 हो गया, और इसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली 117। तो ये कितना हो गया? 4/17। तो ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। अब मैं डिटेल में ना करा के वही सेम रामायण कराऊंगा। phi2 में पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टेट, मैं सिमिलरली कर देना यहाँ पे ना, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टेट इन phi2। तो मैं सीधा ही लिख दे रहा कि P2 बोलते हैं उस चीज़ को, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? phi2 और साइन, और ये कितना हो जाएगा? C2 डैश का मोड का स्क्वायर। मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है ना, जैसे ये किधर गया, ऊपर देखो, इसका phi2 का एम्पलीट्यूड क्या है? 3/17 है। तो 3/17 का स्क्वायर। ये सवाल नेट में आते बेटा, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना है ना। इसी तरह का पैटर्न, यही इस तरह के सवाल नेट में भी आते हैं, और ये तो तुम्हारे MSc में आया हुआ क्वेश्चन है ये आंसर, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी, लाइन लिख लो पूरी पूरी, फाइंडिंग द स्टेट इन phi3। तो phi3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास? P3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी, और सिंपली इन शॉर्ट लिखोगे तो C3 का डैश का स्क्वायर। मतलब phi3 का जो मल्टीपल है वो क्या है, देखना एक बार। हाँ, तो ये लिखा है ना 2/17 लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 2/17 का होल, तो ये 4/17। अगर तुम्हें तुम्हारा आंसर चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए हमेशा याद रखना कि टोटल प्रोबेबिलिटी सिस्टम की 1 होती है। तो टोटल जो है 1 आनी चाहिए, देख लो आप चाहो तो। पहली थी 4/17, दूसरी है 9/17, और तीसरी है 4/17। तो 9 + 4 + 4/17 कितना हो गया? 9 4 13, 13 4 17, 17/17। तो मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है ना। तो मतलब सिस्टम के phi1 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली आपने, phi2 में पाए जाने की भी निकाल ली, और phi3 में पाए जाने की भी निकाल ली, ठीक है। तो ये तीनों ही हम लोगों ने बारी बारी से निकाल ली। तो ये तुम्हारा था सवाल, तुम्हारे एग्ज़ाम में आया था। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी के ऊपर बेस्ड होके आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये सवाल आ जाएगा, बट फिर भी ये आया हुआ सवाल है, इसलिए तुम्हें ज़रूरी ये करना। और दूसरी बात ये है कि सीखना है, क्योंकि इस तरह का सवाल अगर तुम्हारे आ जाए तो तुम कैसे कर पाओगे, बात वो है, इसीलिए इसको करना। अब एक और क्वेश्चन है, वो भी तुम्हारे एग्ज़ाम में आया था 2012 एंड 2015 में, ठीक है। वो भी कुछ इस तरह का ही सवाल है। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें डायरेक्टली स्टेट दी हुई थी, वहाँ पर आपको स्टेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तो आपको पक्की पकाई एक स्टेट दी गई है, उसको आपने कुछ नहीं किया, अब आपको स्टेट खुद बनानी पड़ेगी, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और फिर यही सेम काम करना है, और ये भी सवाल आया हुआ है तुम्हारे। तो ये 2 सवाल जो है ये लगातार तुम्हारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये करते हैं, और शायद मुझे लग नहीं रहा कि आज हो पाएंगे, बिकॉज बैटरी कितनी बची, 16, लाइट नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, तुम आज इतना ही रहने दो। एक सवाल इसको रिवाइज करके आना, ताकि इसके ऊपर ही बेस्ट कल एक और सवाल करेंगे अपन, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन कल होगा तुम्हारा, यही सेम क्वेश्चन है ना। चलो अटेंडेंस ले लूँ।